हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे क्रियाशील मध्यवर्ती, जिसमें हमने दो मुख्य क्रियाशील मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन एवं कार्ब एनायन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा हमने एक और मध्यवर्ती पढ़ लिया है जो कि है आपका फ्री रेडिकल मुक्त मूलक के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब चौथे नंबर से हम शुरू करते हैं क्रियाशील मध्यवर्ती, जो कि है आपका कार्बिन मध्यवर्ती। और ये जो कार्बिन मध्यवर्ती होता है वह हमें प्राप्त होता है समांश विखंडन के माध्यम से प्राप्त होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज के माध्यम से प्राप्त होता है। तो इसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे इसकी कार्बिन ठीक है, ये है आपकी कार्बिन की स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख रहे हैं ये जो दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो आपके दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके उपस्थित हैं। ठीक है, ये और ये जो कार्बिन जो प्राप्त होता है वह हमें प्राप्त होता है अल्फा विलोपन, अल्फा एलिमिनेशन के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। अब अल्फा एलिमिनेशन या अल्फा विलोपन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे दो बंध टूटेंगे। ठीक है, इस कार्बन के साथ कुल मिला के 4 बंध जुड़े हुए होते हैं और ये 4 बंधों में से 2 बंधों का समांश विखंडन होगा। 2 बंध टूटेंगे। कितने बंध टूटेंगे? यहाँ पे 2 बंध टूटेंगे और दोनों किसके माध्यम से टूटेंगे? समांश विखंडन, होमोलाइटिक क्लीवेज के माध्यम से ब्रेक होते हैं, टूटते हैं। तो हमें यहाँ पे एक मध्यवर्ती प्राप्त होता है, एक क्रियाशील मध्यवर्ती प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं कार्बिन। क्या कहा जाता है? उसे हम कार्बिन कहते हैं। और ये जो 2 बंध टूटते हैं, जैसे कि किस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं, जैसे कि ये है CHCl3 क्लोरोफॉर्म है आपका, और क्लोरोफॉर्म में क्या होता है कि 2 बंध टूटे और इससे हमें मिलेगा CCl2, डाइक्लोरोकार्बिन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइक्लोरोकार्बिन। तो यहाँ पे एक H और एक Cl आपका बंध टूटने के माध्यम से हमें कार्बिन मध्यवर्ती यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 2 तो बंध हैं, 2 सहसंयोजी बंध हैं और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके उपस्थित हैं। तो ऐसे मध्यवर्ती को हम क्या कहते हैं? कार्बिन मध्यवर्ती कहा जाता है। दूसरी चीज, ये जो कार्बिन मध्यवर्ती है वह हमें प्राप्त होता है 2 बंधों के समांश विखंडन से प्राप्त होता है, जबकि कार्बोनियम एवं कार्ब एनायन मध्यवर्ती और फ्री रेडिकल मध्यवर्ती जो हमें प्राप्त हो रहा था वह केवल एक बंध के समांश या विषमांश विखंडन से हमें प्राप्त हो रहा था। ठीक है, जबकि कार्बिन मध्यवर्ती हमें 2 बंधों के समांश विखंडन से ये मध्यवर्ती हमें प्राप्त हो रहा है। मतलब यहाँ पे 2 बंध टूटेंगे और इसको अल्फा विलोपन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो दोनों बंध टूट रहे हैं वह एक ही कार्बन से जुड़े हुए 2 बंध टूट रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है अल्फा विलोपन या अल्फा एल्यूमिनेशन। अगर 2 बंध अलग अलग परमाणुओं से टूटते हैं तो उसको या निकलते हैं बाहर, तो ऐसे विलोपन को हम बीटा विलोपन कहते हैं। जबकि यहाँ पे दोनों बंध आपके जैसे कि H और Cl, ठीक है, CCl2 बन रहा है तो एक H निकल रहा है और एक Cl निकल रहा है। तो ये जो दोनों हैं वह आपके एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं और दोनों एक ही कार्बन परमाणु से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा विलोपन। और जो दोनों 2 बंधों के समांश विखंडन से टूटता है और इस वजह से हमें यहाँ पे जो मध्यवर्ती प्राप्त होता है वो हम क्या कहते हैं? कार्बिन मध्यवर्ती कहा जाता है, जिसमें 2 सहसंयोजी बंध है और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके उपस्थित हैं। दूसरी चीज ये आपका इलेक्ट्रॉन न्यून मध्यवर्ती है। कौन सा है? इलेक्ट्रॉन न्यून मध्यवर्ती है, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन में केवल 6 इलेक्ट्रॉन आपके उपस्थित हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इस बंध की वजह से, 2 ये 4 और 5 और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके उपस्थित हैं। ठीक है, जबकि कार्बोनियम आयन में भी 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे और कार्ब एनायन आपका इलेक्ट्रॉन अधिक, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कहा जाती है। कौन सी? कार्ब एनायन, जिसके ऊपर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और यह इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है क्योंकि यहाँ पे कार्बन के पास में केवल 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी यौगिक है, कोई भी कंपाउंड है, उसमें
बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि यहाँ पे केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है और आसानी से किसी के भी साथ यह अभिक्रिया करके अपने अष्टक को पूरा करने की कोशिश करेगा। तो ये है अपने बात करी कार्बिन मध्यवर्ती के बारे में कि किस प्रकार से कार्बिन मध्यवर्ती हमें प्राप्त होता है। तो कार्बिन मध्यवर्ती दो बंधों के समाज विखंडन से प्राप्त होता है, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन दो सहसंयोजी जीवन बनाता है और दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है, 6 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे उपस्थित हैं। एक एग्जांपल मैंने बताया कार्बिन का, जिसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन CCl2। दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके उपस्थित हैं और दो क्लोरीन परमाणु आपके जुड़े हुए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, जैसा कि दिस वन, ठीक है, दिस वन डाइक्लोरोकार्बिन। आप आगे बढ़ेंगे कि डाइक्लोरोकार्बिन कैसे बनता है, वो बनता था क्लोरोफॉर्म से, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे दो बंधों का समाज विखंडन हो रहा है और दोनों बंध एक ही कार्बन परमाणु से बाहर निकलते हैं। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा विलोपन, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल स्टडी आप आगे के चैप्टर में करेंगे कि एलिमिनेशन क्या होता है, अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन क्या होता है। तो अभी अपन बात करते हैं केवल कार्बिन के बारे में, ठीक है। अब ये जो कार्बिन है उसको दो भागों में हमने डिवाइड किया है। एक है आपका एकक कार्बिन, जिसको हम कहते हैं सिंगलेट, क्या कहते हैं, सिंगलेट कार्बिन। सेकंड है आपका त्रिक कार्बिन, ठीक है, त्रिक कार्बिन या ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है। तो ये आपके कार्बिन के प्रकार हैं, ट्रिपलेट कार्बिन एवं सिंगलेट कार्बिन। तो यहाँ पे जो कार्बिन के जो दो भाग बताए गए हैं, एकक और त्रिक कार्बिन, उसके पीछे मुख्य कारण यह है कि जो दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके उपस्थित हैं उनकी पोजीशन, उनकी स्थिति किस प्रकार की है, इसके आधार पर ये दो नाम आपके रखे गए हैं, सिंगलेट कार्बिन एवं ट्रिपलेट कार्बिन। तो इसके रखने का आधार क्या है कि जो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से इस कार्बिन के कार्बन के ऊपर उपस्थित हैं, उसकी पोजीशन के आधार पे इनको दो भागों में हमने डिवाइड किया है, एकक कार्बिन एवं ट्रिपलेट कार्बिन। तो पहले हम चर्चा करेंगे एकक कार्बिन के बारे में कि एकक कार्बिन क्या होता है, सिंगलेट कार्बिन क्या होता है। तो सिंगलेट कार्बिन में क्या होता है, सिंगलेट कार्बिन एकक कार्बिन। तो एकक कार्बिन में जो दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके उपस्थित हैं, जो कार्बिन में आपके दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में उपस्थित रहेंगे और उनका चक्रण विपरीत होगा। ऑपोजिट स्पिन में एक ही कक्षक में आपके दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, सिंगलेट कार्बिन कहा जाता है, ठीक है। तो ऑपोजिट स्पिन जैसे कि एक का प्लस हाफ है तो दूसरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, माइनस हाफ। और इसको अपन एक फॉर्मूले के माध्यम से निकालते हैं, 2s+1 के माध्यम से निकाला जाता है। यहाँ पे s क्या है, टोटल स्पिन, ये प्लस हाफ ये माइनस हाफ, तो s बराबर क्या होगा 0। तो 2 × 0 + 1, तो 2 × 0 कितना हुआ 0, 0 + 1 कितना हुआ 1। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रही है, वैल्यू कितनी आ रही है 1। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, सिंगलेट कार्बिन कहा जाता है। तो एकक कार्बिन में दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, वह एक ही कक्षक में विपरीत चक्रण लिए हुए एक ही कक्षक में उपस्थित रहते हैं। और इस एकक कार्बिन की संरचना की बात करें तो इसमें इस एकक कार्बिन में जो कार्बन परमाणु होता है, इसका जो संकरण होता है वो संकरण कौन सा होता है आपका, sp2 संकरण होता है। मतलब 3 sp2 संकरित कक्षक हैं, जिनमें 2 sp2 संकरित कक्षक बंध बनाने में भाग लेते हैं और तीसरा sp2 संकरित कक्षक होता है, वह क्या करता है, इन दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को विपरीत चक्रण के साथ अपने अंदर रखता है, ठीक है। तो ये कार्बन हो गया, ठीक है, ये इसका एक sp2 संकरित कक्षक, एक sp2 संकरित कक्षक ये रहा, एक sp2 संकरित कक्षक ये रहा। तो 3 sp2 संकरित कक्षक हैं और 3 sp2 संकरित कक्षक में आप देख रहे हैं तो 2 तो क्या करते हैं, बंध बनाने में भाग लेते हैं, ठीक है, 2 क्या कर रहे हैं, बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, ये वाला,
पार्टिसिपेट बंद बनाएगा, ये भी सिग्मा बंद बनाएगा, और ये भी आपका क्या करेगा, बंद बनाना है। ठीक है, तीनों आपके sp2 संकरित कक्षक हैं। ठीक है, ये आपके हो गए दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्कर में एक ही कक्षक में उपस्थित है, वो कौन सा है, sp2। और ये जो एक एंड दूसरा जो है वो बंद बनाने में भाग लेता है, और एक आपका ये असंकरित p कक्षक है, कौन सा है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, असंकरित रिक्त p कक्षक आपका यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, असंकरित p कक्षक उपस्थित है जो किसी के भी साथ बंद बनाने में भाग लेकर आपकी इलेक्ट्रॉन न्यूनता है उसको, उसकी कमी को पूरा करता है। तो यहाँ पे ये असंकरित p कक्षक है, 3 sp2 संकरित कक्षक है, जिसमें एक sp2 संकरित कक्षक में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, और ये दो sp2 है वो बंद बनाने में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे संकरण कौन सा है, sp2 संकरण। और इस एकक कार्बीन की जो संरचना है वो कैसी होती है, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि कार्बोनियम आयन में होता है। एकक कार्बीन की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि कार्बोनियम आयन में आपने देखा था, जिसमें कार्बन परमाणु का संकरण sp2 था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी इसका संकरण कौन सा है, sp2 संकरण है। किसका, ट्रिपलेट कार्बीन का, एकक कार्बीन का संकरण। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रिपलेट कार्बीन की। कौन सा कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन। अब ट्रिपलेट कार्बीन में क्या संभावना है कि ट्रिपलेट कार्बीन में दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षक में उपस्थित रहते हैं, और इनका स्पिन क्या होता है, सेम स्पिन होता है, समान स्पिन होता है। मतलब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ है तो दूसरे का भी प्लस हाफ 1/2 रहेगा, और दोनों अलग अलग कक्षक में उपस्थित रहेंगे। ठीक है, अलग अलग कक्षक में उपस्थित रहते हैं। तो ये था आपका एकक कार्बीन। अब बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बीन की। तो ट्रिपलेट कार्बीन में क्या होता है, ये आपका कार्बीन है, ठीक है, ये R, दिस R। ठीक है, तो ट्रिपलेट कार्बीन की बात करें तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वो दोनों अलग अलग कक्षक में उपस्थित होते। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे इस प्रकार से दोनों अलग अलग उसमें उपस्थित रहे, अलग अलग कक्षक में उपस्थित रहेंगे। दोनों का स्पिन क्या होगा, अलग सेम होगा, स्पिन सेम, लेकिन बोथ आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल, अलग अलग कक्षक में आपके उपस्थित रहते हैं। तो जैसे कि इसका माना कि प्लस हाफ है, इसका कितना स्पिन, प्लस हाफ है, तो 2s+1 फॉर्मूले से इसका कैलकुलेट करें तो s बराबर है टोटल स्पिन, तो प्लस हाफ कितना हो गया, 1, तो 2 × 1 + 1 तो कितना हुआ, 2 + 1 2 + 1 कितना हुआ, 3। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इस वजह से इसके कार्बन को क्या कहा गया, ट्रिपलेट कार्बन या त्रिक कार्बन। त्रिक का मतलब होता है 3, इसलिए इसका नाम है ट्रिपलेट या त्रिक कार्बन। और त्रिक कार्बन में जो कार्बन परमाणु होता है उसका संकरण कौन सा होता है, sp संकरण होता है। कौन सा होता है, sp संकरण यहाँ पे होता है। 2 sp संकरित कक्षक रहेंगे और 2 sp संकरित कक्षक बंद बनाने में भाग लेते हैं, और दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन p कक्षक में, असंकरित p कक्षक में आपके उपस्थित रहते हैं। क्योंकि p कक्षक 3 होते हैं, तो एक कक्षक ने संकरण में बनाने में भाग ले लिया तो बचे 2, और दोनों असंकरित p कक्षक में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपका उपस्थित रहेगा, और दोनों का स्पिन क्या होगा, सेम होगा। तो इसको कहते हैं ट्रिपलेट कार्बन। देखते हैं हम किस प्रकार से होता है। कार्बन या फिर sp कक्षक, या sp कक्षक जिसने क्या किया, बंद बनाने में भाग ले लिया, ये भी बंद बनाने में भाग ले रहा है। R के साथ अब R आपका Cl हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एल्किल समूह हो सकता है। ठीक है, अब 2 असंकरित p कक्षक एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर पे उपस्थित हैं, ये दोनों। ठीक है, आप कह सकते हैं अगर ये संकरण में भाग लेने वाला px कक्षक है तो ये py और pz होंगे। ठीक है, और दोनों में आपका ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे उपस्थित है। अब संकरण कौन सा है, sp संकरण है, तो इसकी आकृति कौन सी होगी, रेखीय होगी या लीनियर, इसको आप कह सकते हैं लीनियर। ठीक
ठीक है, लीनियर शेप इसकी होगी और बंद कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होगा। कितना होगा 180 डिग्री। जैसा कि हम जानते हैं एसपी संकरण में आकृति रेखीय होती है, बंद कोण का मान 180 डिग्री होता है। वहीं एकक कार्बन आपका sp2 संकरण था तो वहां पे बंद कोण कितना आएगा आपका 120 डिग्री। इसमें ट्रिपलेट सिंगलेट कार्बन, तो ये है आपका ट्रिपलेट कार्बन दो sp संकरित कक्षक बंद बनाने में भाग ले रहे हैं और ये असंकरित p कक्षक में आपके दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। असंकरित p कक्षक, ठीक है। तो ये हुआ आपका एकक कार्बन और त्रिक कार्बन की परिभाषा और क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सिंगलेट कार्बन है वह आपका sp2 संकरित होता है और दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में विपरीत चक्रण के साथ उपस्थित रहते हैं, जबकि यहाँ पे त्रिक कार्बन में दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षक में उपस्थित होते हैं, असंकरित p कक्षक में उपस्थित होते हैं और इनका बंद कोण का मान 180 डिग्री, वहाँ पे 120 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हमने बात करी ट्रिपलेट कार्बन और त्रिक कार्बन। तो ट्रिपलेट कार्बन को ट्रिपलेट कार्बन इसलिए कहा जाता है, मैंने आपको बताया 2s+1 के हिसाब से, या फिर इसको जब चुंबकीय अनुनाद क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह 3 भागों में विभक्त हो जाता है। इसकी जो 3 ऊर्जा स्तर में इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वह 3 ऊर्जा स्तर में विभक्त हो जाता है, इस वजह से इसको ट्रिपलेट कार्बन कहा जाता है। और जबकि एकक कार्बन को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके चुंबकीय आघूर्ण किसी भी ऊर्जा स्तर में विभक्त नहीं होता है, जबकि यहाँ पे ये 3 ऊर्जा स्तर में इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो 3 ऊर्जा स्तर में विभक्त हो जाता है, इसलिए उसको ट्रिपलेट कहा जाता है। और त्रिक 3 ऊर्जा स्तर में विभक्त क्यों होता है, तो उसका फॉर्मूला है 2s+1 फॉर्मूले के माध्यम से मैंने आपको समझाया था तो कैसे आपका ये विभक्त होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एकक कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन में ज़्यादा स्थायी कौन सा है, ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो आप बात करें एकक कार्बन में आपने देखा कि दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में ऑपोजिट स्पिन के साथ उपस्थित हैं, जबकि यहाँ पे त्रिक कार्बन में दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षक में उपस्थित हैं। अब एकक कार्बन में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में उपस्थित हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो आपका होता है नेगेटिव आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, दोनों पे आवेश समान होता है। तो समान आवेश होने की वजह से एक ही कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने से उनके बीच में क्या होता है विकर्षण, रिपल्सन फोर्स कार्य करता है, विकर्षण लगता है, आकर्षण नहीं लगता विकर्षण लगेगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या है समान है, जिसकी वजह से एकक कार्बन का स्थायित्व ट्रिपलेट कार्बन की तुलना में कम होता है। जबकि ट्रिपलेट कार्बन में दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षक में है तो यहाँ पे विकर्षण या प्रतिकर्षण है वो कम होता है, जबकि एकक कार्बन में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में उपस्थित होने की वजह से वहाँ पे आपका प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है। इस वजह से एकक कार्बन कम स्थायी है जबकि ट्रिपलेट कार्बन अधिक स्थायी है। आपको पूछा जाए कि ट्रिपलेट कार्बन और सिंगलेट कार्बन में ज़्यादा स्थायी कौन सा है, तो ट्रिपलेट कार्बन आपका ज़्यादा स्थायी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षक में उपस्थित होते हैं, तो ये इसका मुख्य कारण है, ठीक है। दूसरी चीज स्पेक्ट्रम के आधार पे एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है ESR, इसको क्या कहा गया ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से ये पता लगाया गया कि एकक कार्बन या ट्रिपलेट कार्बन की जो हमने बात करी, एकक कार्बन आपका प्लेनर होता है जबकि ट्रिपलेट कार्बन आपका रेखीय होता है, लेकिन जबकि ESR में देखा गया तो इसके बंध कोण का मान 140 से 150 डिग्री के मध्य में होता है। इसको आप कह सकते हैं कि ट्रिपलेट कार्बन या जो कार्बन है वो न तो पूर्ण रूप से रेखीय है न ही आपकी प्लेनर है। तो कुछ बातें यहाँ पे इसको समझाने के लिए बताई गई हैं कि एकक कार्बन का संकरण sp2 होता है जबकि ट्रिपलेट कार्बन का संकरण आपका sp होता है। तो ये था आपका कार्बन। तो कार्बन हमें प्राप्त होता है दो बंधों के समान विखंडन से और दोनों बंध का जो विखंडन होता है वह एक ही कार्बन परमाणु से होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है, कार्बन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की पोजीशन किस प्रकार की, इसके आधार पर इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एकक कार्बन एवं त्रिक कार्बन, दोनों की संरचना के बारे में अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे कि कार्बन कौन कौन सी अभिक्रियाओं के माध्यम से बनता है। थैंक यू।